हेलो स्टूडेंट। ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये बहुत टाइम बाद आपके पास वीडियो आ रही है, बट अब कंटिन्यू आपके साथ वीडियो आएंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके पैटर्न को, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डेली एक पेपर एनालिसिस करेंगे और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको सोल्व करेंगे, और आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत आएगी उन टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं निम्न में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक बात समझा दूं, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और इकोनॉमिक्स में आपको आपका कैरियर बनाना है, तो प्लीज़ हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश के जो ये वर्ड होते हैं ये इनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर आपने इन वर्ड्स पे अपनी पकड़ नहीं रखी। तो देखो, प्रतिस्थापन वस्तु है, यानी कि ये हमें कह रहा है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं ये कौन से होते हैं। तो हम ये इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे भी इसको देख सकते हैं, उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो देखेंगे, सबसे पहले वो बोल रहा है कार और पेट्रोल क्या एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक की जगह दूसरी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास चाय, आज आप सुबह उठे, आपने देखा कि चाय की पत्ती तो ख़त्म हो गई है और आपको कुछ दूसरा यूज करना है, तो घर में देखोगे आप कि साइड में नेस्कैफे या ब्रू की कॉफ़ी रखी है, तो आप उसको पी लेंगे। तो हमारे चाय की जगह क्या हो गई, दूसरी कॉफ़ी हमारी सब्स्टिट्यूट हो गई। काफ़ी बार हम देखते हैं कि बाज़ार में चाय महंगी हो जाती है तो हम उसकी जगह कॉफ़ी यूज कर लेते हैं, या कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है उसकी जगह हम दूसरी चीज़ें यूज करने लग जाते हैं, वो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट्स होती हैं। अब देखो, कार और पेट्रोल क्या एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट्स हैं? अरे नहीं है यार, ये पूरक वस्तु है एक दूसरे की। पूरक का मतलब जिसका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। क्या कार के पास बगैर पेट्रोल काम कार का काम चल सकता है? नहीं चल सकता। और पेट्रोल को क्या करेंगे हम बगैर कार के? पेट्रोल किस चीज में यूज होएगा? कार का मतलब ये है कि मोटर का, यानी कि जो भी हमारी ये पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां होती है, अगर वो नहीं होगी तो पेट्रोल का हम क्या करेंगे उसका यूज? अल्टरनेट यूज तो ऐसे है कि इनफ्लेमेबल गुड्स है वो, यानी कि ज्वलनशील गुड्स है, उसको आग लगाने के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन वो उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। दूसरा, दूध और कॉफी। तो क्या दूध और कॉफी एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है? नहीं है बिल्कुल भी। कॉफी और चाय एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो सकती है, लेकिन दूध और कॉफी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि भाई काफी लोग, आपको पता है दूध और कॉफी का तो कोई मेल ही नहीं है। ठीक है। इसके साथ है दूसरा, लिम्का, यानी कि दूध और कॉफी का मेल का मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि उस वे दूसरे वे में, जैसे चाय और कॉफी का होता है कि काफी लोग चाय की जगह कॉफी पी लेते हैं, या कॉफी हो तो उसकी कॉफी नहीं है तो चाय पी लेते हैं, लेकिन दूध एक अलग तरीके से, एक अलग गुड्स है ये। ठीक है। इसके साथ है तीसरा, लिम्का और पेप्सी कोला। क्या लिम्का और पेप्सी कोला है? बिल्कुल है जी। ये हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, क्योंकि काफी बार हम दुकान पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि पेप्सी दे दो, वो पेप्सी नहीं होता तो वो बोलता है कोक ले लो, कोक नहीं होती तो लिम्का ले लो। तो ये हमारी एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो कह रहा है जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत होती है? बिल्कुल होती है जी। आप सोच के देखिए, क्वेश्चन समझिए पहले, वो मैं आपको इंग्लिश में और बताता हूँ इसको। दोनों आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप प्लीज़, आप ये हिंदी मीडियम में थोड़ी आपको टफ लग सकती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में आप कोशिश करोगे तो बहुत इजी है, और इसको कोशिश करना आप। ठीक है। तो देखेंगे, वैन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो देन द फिक्स कॉस्ट। मैं आपको इसको तो आपकी लैंग्वेज में ही समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया। ठीक है। काम शुरू किया, लेकिन वो अभी पूरा हुआ नहीं है, यानी कि उससे आपको आउटपुट मिलना शुरू नहीं हुआ है। क्या आपको कॉस्ट आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मान लीजिए आपने एक दुकान, आप अपने घर घर में या घर के बाहर एक दुकान बना रहे हो। ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले रॉ मटेरियल खरीद के लाए, वो दुकान बिल्ड करवाई पहले, उसके बाद उसमें और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें ली, फिर आपने सोचा कि इसके अंदर तो मैं फुटवेयर का, या कि किसी भी कपड़े का या किसी भी चीज़ की एक शॉप खोलूंगा। तो उसके उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट लगानी पड़ेगी, जैसे पंखे हो गए। ठीक है। उसके लिए आपको जो भी आप जिसके ऊपर कपड़े रखोगे, रैक वगैरह वो हो गया, या कि कोई भी आपका काउंटर हो गया,
एसी हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टीवी हो गया, हम दुकान में लगाते हैं ना, तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट होती है। क्या ये होती है प्रोडक्शन शुरू होने से पहले? बिल्कुल होती है जी। अब इसी लेवल को हम बड़े लेवल में आ जाते हैं, प्लांट। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक प्लांट लगाया, तो क्या उसकी फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन होने से पहले आएगी? बिल्कुल आएगी जी, क्योंकि उसने ज़मीन का रेंट भी पे करना है, उसने प्लांट लगाया है, उसका भी पैसा उसको देना है, उसने बिजली इलेक्ट्रिसिटी लगाई है, उसकी भी फिक्स कॉस्ट आएगी। मशीनरी है, उसका भी डेप्रिसिएशन होता है पर डे के हिसाब से, या महीने या साल के हिसाब से, तो ये हमारी पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, अब बात करेंगे समीकरण, यानी कि ये हमारे इक्वेशन है। तो अब देखेंगे टी आर, टोटल रेवेन्यू, हमारे रेवेन्यू वाले चैप्टर में से है, तो कह रहा है सिग्मा ए आर, यानी कि ए आर का जोड़ क्या टोटल रेवेन्यू के बराबर है? सोच के देखो, नहीं है। अगर इसको मल्टीप्लाई क्या उसे कर देते तो ये सही हो जाता। इसी के साथ हमारा टी आर है ए आर डिवाइडेड बाई थीटा, ये भी गलत है हमारा। अब होता है एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये क्या है? डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू। और ये निकालने के लिए आपको पता ही है, यानी कि पहले में से दूसरा घटा दो, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा, ऐसे। और डेल्टा टी आर का, डेल्टा का मतलब आपको पता ही होगा, ये जो हमारा ये ट्राइंगल ये है शेप, इसका मतलब होता है डेल्टा, यानी कि पहले में से दूसरा घटाओ, दूसरे में से तीसरा। ठीक है, यानी कि परिवर्तनशील, यानी कि चेंजिंग है ये, चेंजिंग टी आर, चेंजिंग क्यू आर। ठीक है, तो ये हमारा सी सही है इसका आंसर। इसी के साथ अब देखेंगे किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है। अब देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन में होता है, यानी कि सेलिंग कॉस्ट हैज इंपोर्टेंस इन विच मार्केट। क्या परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, इनपरफेक्ट कंपटीशन में, नन ऑफ दी, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, या अपूर्ण प्रतियोगिता, इनमें से कोई नहीं। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेलिंग कॉस्ट का कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे ना एक समरूप वस्तुएं रहती हैं, और बहुत सारे क्रेता विक्रेता रहते हैं, और एक जैसी वस्तुओं का वो यूज करते हैं, मतलब बेचते हैं, तो उसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट सेलिंग प्राइस का नहीं रहता। दूसरा एकाधिकार, यानी कि मोनोपोली। अब आप देखिए, अगर सोचिए आप पूरे हिंदुस्तान में एक अकेले ऐसे बायर हो जिसके पास कोई चीज मिल रही है, तो क्या आपको अदर कॉस्ट लगाने की जरूरत है, या आपको विज्ञापन लगाने की जरूरत है, या मतलब कि कुछ और प्रचार वगैरह, या कुछ कुछ भी करने की अदर सेलिंग कॉस्ट लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। इंडियन रेलवेज का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखिए रेल के अंदर आजकल तो थोड़ा गवर्नमेंट ऐसी आ गई है जो मतलब कि बढ़ावा दे रही है, लेकिन क्या आपने कभी रेलवे की ऐड देखी है कहीं पे कि रेलवे ये हो गया, रेलवे वो हो गया? बिल्कुल नहीं। जिसकी मोनोपोली होती है, हमें एक ही, जब हमारे पास खरीदने का ऑप्शन ही एक है, सर्विस लेने का ऑप्शन एक है, तो हम उसी के पास जाएंगे, चाहे वो अपना प्रचार करे या ना करे। दूसरा है इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन वो होता है जिसमें मतलब कि ज़्यादातर तो बायर होते नहीं है, थोड़े बहुत बायर होते हैं, और उसके अंदर सेलिंग कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जैसे मान लीजिए अब गाड़ियों के, अपने देश में कितनी कितनी कंपनियां हैं गाड़ियों की? 4-5 कंपनियां हैं। बाहर की कंपनियों को की बात ना करके इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको पता है, अब सुजुकी, मारुति सुजुकी ने कोई गाड़ी काट दी, हुंडई ने काट दी, होंडा ने काट दी, या मतलब कि दूसरी किसी भी कंपनी ने काट दी, तो वो क्या करिए, अपने उसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसे खर्च करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो नहीं करेंगे तो मार्केट अच्छे से रन नहीं करेगा। तो इसका आंसर भी हमारा सी ही है। इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय आय का अध्ययन कहाँ होता है? समष्टिगत अर्थशास्त्र में, व्यष्टि में, लोक अर्थशास्त्र में। तो इसका आंसर है हमारा समष्टिगत अर्थशास्त्र में, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, जिसके अंदर पूरे देश की इनकम का हम एनालिसिस करते हैं, या उसको समझते हैं, और उसके अंदर उसकी स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पता है छोटे लेवल पे होता है, एक व्यक्तिगत का, या किसी फर्म का, या किसी एक उद्योग का। ठीक है, इसके अंदर पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पता है पब्लिक वेलफेयर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। अब बात करेंगे भुगतान शेष में शामिल होते हैं, यानी कि बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी कि हम जब भी आयात निर्यात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या? सबसे पहले अदृश्य मदे, यानी कि विजिबल गुड्स। ये ऐसी गुड्स होती है जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, इन गुड्स को शामिल करेंगे। दूसरे पे है अदृश्य मदे, यानी कि इनविजिबल गुड्स। जैसे मान लीजिए आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंडिया अब एक आईटी का हब है, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारी
कंपनी है जो यहाँ पे हमारे यहाँ से सर्विस लेती है, उनके बहुत सारे हेड ऑफिस हमारे इंडिया के अंदर है। हम यहाँ से उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अब सर्विस दे रहे हैं तो क्या उनको आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते, नहीं छू सकते हैं, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं, तो ये इनविजिबल गुड्स भी आइटम भी इसमें हम शामिल करते हैं। तीसरी है कैपिटल ट्रांसफर, यानी कि कैपिटल ट्रांसफर हम आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कहीं से वस्तु खरीद रहे हैं, जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमारी कैपिटल ट्रांसफर के अंदर आती है। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद है दोहरी गणना। दोहरी गणना की विधि में कौन सी विधि होती है? देखो, आय विधि में, व्यय विधि में, उत्पाद विधि में, उपरोक्त सभी में। तो देखेंगे दोहरी गणना की जो समस्या है वो सारी विधियों में होती है, इसका आंसर भी डी होता है। तो अब देखेंगे सबसे पहले दोहरी गणना क्या होती है। देखो, मान लीजिए आप एक फार्मर हो और आपने अनाज प्रोड्यूस करा, यानी कि गेहूं लिया, तो आपने 2000 क्विंटल के हिसाब से वो गेहूं बेच दिया। अब वो किसी मीडिएटर ने खरीद लिया, उसने वो 3000 में आगे किसी बेकरी वाले को या आटा बनाने वाले को बेच दिया। अब बेकरी आटे वाले ने उसको या तो केक बना के या बिस्कुट बना के या कुछ भी आइटम बना के उसको 10,000 या 8,000 में आके बेच दिया। तो अब इसके अंदर आप देखो, जो हमने एक बार गिन लिया, जो हमारा किसान ने 2,000 रुपये लिया था, वो सब आइटम उसके अंदर इंक्लूड होते जा रहे हैं, 2,000, 3,000। पहला वाला इंक्लूड करके 2,000 वो आगे 3,000 में बेच रहा है, फिर वो 3,000 करके वो 6,000 में बेच रहा है, 8,000 में बेच रहा है, फिर वो आगे 15,000 में बेच रहे होगा। तो इसी तरीके से क्या है कि 2 तो 3 बार हम उसको गिनती कर रहे हैं। तो ये सारी जो हमारी इनकम मेथड है उसमें भी इंक्लूड होगा, वह विधि होगी उसमें भी इंक्लूड होगा, ठीक है, और ये हमारी उत्पाद विधि में भी इंक्लूड होगा। तो इसके लिए हमें मध्यवर्ती विधि, ठीक है, या फाइनल आउटपुट्स गुड्स मेथड से इस समस्या का हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे अब आगे। ये क्वेश्चन, बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं जी। आपने एक बजट रेखा का एक डायग्राम देखा होगा जिसपे एक्स एक्सिस के ऊपर गुड्स 1 लेते हैं और वाई एक्सिस पे गुड्स सेकंड लेते हैं, और इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं 2 प्रोडक्ट का, तो इसीलिए ये आइसो प्रोडक्ट लाइन भी कहते हैं इसको। इसके बाद है टोटल कॉस्ट क्या होती है, यानी कि कुल टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कुल बंदी लागत कुल परिवर्तनशील लागत। देखिए जी, टोटल कॉस्ट क्या होती है, मतलब कि एक चीज की कुल कितनी लागत आई, उसके अंदर आप देखोगे फिक्स कॉस्ट तो वेरी करेगी क्योंकि वो तो फिक्स ही है, मैंने आपको पहले भी समझाया था वहाँ पे। और दूसरा परिवर्तनशील लागत, यानी कि एक चीज तो आपकी फिक्स रहेगी, लेकिन उस चीज को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कुछ भी चीज करने के लिए आपको वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट तो बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी प्रोडक्शन हो पाएगा। तो ये भी सही है। इसके बाद है राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज व्यक्तिगत आय में शामिल किया जाता है? क्या राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज व्यक्तिगत आय में शामिल किया जाएगा? आप सोच कर देखो, पर्सनल इनकम में इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, मतलब कि नेशनल डेब्ट है, किसी भी देश ने नेशनल डेब्ट लिया, क्या वो पर्सनल इनकम में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लिया है सरकारी ऋण, ना कि किसी व्यक्ति ने पर्सनल ने लिया है। तो आज हम ये 10 क्वेश्चन यहीं तक इसको देखेंगे। आप कंटिन्यू क्लासेज होगी, अकाउंट की क्लासेज भी होगी, प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर कीजिए इसको, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे दोबारा सा चैनल मोनेटाइज हो जाए। हमारा ये दोबारा ऑफ हो गया है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।